नमस्कार, मैं कौशिकी त्रिपाठी आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम अतिथि उवाच में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारी इस विशेष चर्चा का हिस्सा एक ऐसे खास व्यक्तित्व और महान शख्सियत बनने जा रहे हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 40 साल का महान व्यापक अनुभव है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कूटनीतिक, सेनानी, विश्लेषक, लेखक एवं वर्तमान भारत में यूएसआई के चीफ इंस्ट्रक्टर रिटायर्ड मेजर जनरल एसबी अस्थाना जी की। और आपके लिए मैं चंद पंक्तियां डेडिकेट करना चाहूँगी कि सफ़र में यही तलाश रखता हूँ, ज़िंदगी को अपनी देश के नाम रखता हूँ, कुछ कर सकूँ मैं वतन के वास्ते, दिल में फ़कत यही अरमान रखता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और चीन के मध्य वर्तमान में स्थिति सामान्य नहीं है, लेकिन हमें अपनी तीनों सेनाओं पर पूरा यकीन और विश्वास है कि वो शत्रु से किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार और सक्षम है। इसी संदर्भ को लेते हुए हमने अपने शो के ज़रिए इस विषय पर एसबी अस्थाना जी से बातचीत करने का प्रयास किया है। आइए आप भी इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनिए। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि वर्तमान में जो भारत और चीन के मध्य जो घटनाक्रम चल रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? कौशिकी, लद्दाख में जो हालात हैं उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है उनके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का जो ओवर एम्बिशन है, वो एक सबसे बड़ी वजह है। उनके पहले जो लीडर हुआ करते थे माओ जेडोंग, उनका कहना था कि तिब्बत एक हथेली है और उसकी 5 उंगलियां हैं, जिसमें से एक उंगली लद्दाख है जो हमें लेनी। अब शी जिनपिंग जब से पावर में आए हैं तब से इनकी ये मंशा थी कि जब भी अच्छा मौका मिले, जब दुश्मन कमज़ोर हो, तो किसी किस्म का अतिक्रमण किया जाए। ऐसा ही उन्होंने साउथ चाइना सी में किया और ऐसा ही वो सोच रहे थे। ये मौका भारत के खिलाफ उनको मिला। चीन में कोरोना की बीमारी पहले शुरू हुई और पहले ख़त्म हुई। चीन पहले उभर के आ गया। हमारे यहाँ ये बीमारी बाद में लगी और भारत इस बीमारी से जूझ रहा था। उस समय चीन ने सोचा कि अब अगर हम अतिक्रमण करते हैं तो भारत रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, और इसलिए उन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के मुताबिक जहाँ उन्हें होना चाहिए था वहाँ से वो आगे बढ़ के आ गए, और वो ऐसे इलाके में आ गए जहाँ पे जिसको दोनों ही साइड बोलती हैं कि भाई एलएसी के मुताबिक ये हमारा इलाका है, और उस इलाके में पेट्रोलिंग होती थी लेकिन कोई आके बैठता नहीं था। अब चीन की फौजें वहाँ आके बैठ गई और उनको ये लगा कि अब जो भारत है वो इतनी आसानी से हमारे खिलाफ एक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन भारतीय फौज एक प्रोफेशनल फौज है और भारत की फौजों ने जितनी जल्दी उसको मोबिलाइज करके और उनके सामने एक दीवार की तरह वो खड़े हो गए, और उसके बाद में बातचीत शुरू हुई। और उसके बाद जो उन्होंने नापाक हरकत की 15 जून को, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 15 की रात को जब ये तसल्ली करने गए कि भाई उनकी बातचीत के मुताबिक उनको वापस चले जाना चाहिए था, तब टेंट हटा देना चाहिए था, तो उस हालत में जब ये मुआयना करने गए तो इनके ऊपर उन्होंने डंडे और तार लगे हुए डंडों से हमला कर दिया। तो ये एक बहुत ही बचकाना गिरी हुई हरकत है जिसकी पूरे विश्व ने पूरी तरीके से निंदा की। लेकिन हमारे जवान बहुत बहादुर थे। हालांकि हमारे 20 जवान एक कमांडिंग ऑफिसर के साथ शहीद हुए हैं, लेकिन उनके बहुत लोगों को मारने के बाद शहीद हुए, और उनकी कैजुअलिटी इतनी ज़्यादा है कि शी जिनपिंग की नाक नीची हो जाएगी अपनी जनता के सामने अगर वो उसको बताएंगे। इसलिए उन्होंने आज तक कैजुअलिटी छुपा दी। उनकी शहादत के लिए उनको एक नाम तक देने से मना कर दिया।
अब उसके कुछ समय के बाद में, अब जब चुशुल हाइट के ऊपर भारत ने थोड़ा सा एक्शन किया, जहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो हमारा परसेप्शन है, जो जिसके हिसाब से हम मानते हैं कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ की जो हाइट्स हैं जहाँ पर पेट्रोलिंग होती थी, कोई बैठता नहीं था, वहाँ पे जाकर हम बैठ गए। अब चीन को बहुत भयानक परेशानी हो रही है, क्योंकि उस इलाके में बैठने से जो पेंगोंग त्सो लेक है उसके साउथ में जो भी अगर वो अतिक्रमण करना चाहते थे, चाहे वो स्पांगुर लेक के इलाके से अतिक्रमण करें या वो पेंगोंग त्सो के इलाके से अतिक्रमण करें, दोनों में ही बाधा पहुंचती है, क्योंकि वो उनकी सर्वेलेंस में भी है भारत के, और उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी भारत सेना मौजूद है। अब वो छटपटा रहे हैं कि भाई बातचीत की जाए, और इसीलिए उन्होंने हमारे डिफेंस मिनिस्टर को रशिया में मैसेज भी भेजा कि भाई आप हमारे साथ बातचीत कीजिए। तो ये जो इनका चीन का रवैया है, इसमें भारत अभी फंसेगा नहीं। चीन का रवैया है 5 कदम अंदर घुसो, उसके बाद में अगर अपोजिशन स्ट्रांग हो जाता है रुक जाओ, और बातचीत होती है तो 1 कदम पीछे आ जाओ, 4 कदम की ज़मीन तो आपकी हो गई ना। इसको हम अंग्रेजी में इंक्रीमेंटल एनक्रोचमेंट स्ट्रेटजी बोलते हैं, लेकिन बात घुमा फिरा के यही है। अब वो जो चीज़ है वो भारत अभी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसके बाद में भारत ऑफेंसिव एक्शन भी छोटा सा भारत ने करके दिखाया है, और ये सिर्फ नमूना है। इस नमूने का मैसेज बहुत क्लियर है कि देखिए, अगर आप आसानी से वापस नहीं जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। इस चीज़ का संदेश हमारे CDS भी दे चुके हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी दे चुके हैं, हमारे सभी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप सभी दे चुके हैं। तो LAC बहुत बड़ा इलाका है, उस LAC में हर जगह चीन स्ट्रांग नहीं हो सकता, उनकी खुद की कमजोरियां हैं, उनकी कमजोरियां हिंद महासागर में भी हैं, उनकी कमजोरियों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो ये लाइन ऑफ परसेप्शन बदलने की बात थी, जैसे कि पेंगोंग त्सो में अगर आप देखें, जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ की रिज जो आती हैं, जो ज़मीन पे जब लेक से मिलती हैं आके, उनको फिंगर बोला जाता है। तो फिंगर 8 तक हम लोग पेट्रोलिंग किया करते थे, और फिंगर 2 तक वो अपना इलाका मानते थे, लेकिन पेट्रोलिंग 4 तक करते थे। अब क्या हो गया है कि उन्होंने आके 4 तक, फिंगर 4 तक वो लोग आके बैठ गए हैं, और हमारे लोग भी फिंगर 3 में जाके अपना डेरा जमा के बैठ गए हैं। तो अभी ना वो इस इलाके में पेट्रोलिंग कर सकते हैं, ना हमारे लोग उस इलाके में पेट्रोलिंग कर सकते हैं। इसलिए भारत की अभी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, और भारत का ये सिर्फ यही कहना है कि भैया, आप जो 22 अप्रैल से पहले स्टैंड ऑफ पोजीशन से पहले जो हालात थे, आप वहाँ पर वापस चले जाइए। जब तक आप वहाँ पर वापस नहीं जाते हैं, तब तक ये स्टैंड ऑफ पूरा कंप्लीट नहीं माना जाएगा, डिसएंगेजमेंट कंप्लीट नहीं माना जाएगा। और जहाँ तक हमारा सवाल है, हम पूरे ऑप्शंस हमारे पास हैं, और अगर आप इस तरीके से नहीं मानते हैं तो और भी कई तरीके हैं, तो उन तरीक़ों का फिर इस्तेमाल किया जाएगा अगर बातचीत से बात नहीं समझती है। लेकिन लड़ाई कोई नहीं चाहता है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर सिर्फ यही नहीं, जब साउथ चाइना सी में भी प्रेशर बढ़ेगा, तब जब प्रेशर बढ़ेगा तब तक उनको लगेगा कि नहीं, अभी इस जिद से फ़ायदा नहीं है। उनको जब लगने लगेगा कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, जो ये अतिक्रमण हुआ है, तो शायद वो उस टाइम में वापस जाएं। नहीं तो जो ऑप्शंस हैं, मिलिट्री ऑप्शंस, तो आखिरी ऑप्शन मानी जाती है। वो तो कभी भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो भारतीय फ़ौज तैयार है उसको इस्तेमाल करने के लिए। सर, हमारी तैयारियां कैसी चल रही हैं? कौशिकी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा भारत की और चीन की फ़ौजों की तैयारी के बारे में। ये बात सही है कि भारत की फ़ौज अभी 1962 की फ़ौज नहीं है, और उसमें काफ़ी तैयारियां हुई हैं। साजो सामान में भी बढ़त हुई है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बढ़त हुई है, और हमारी जो डिप्लॉयमेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ी है। लेकिन ये भी बात सही है कि चीन की फ़ौज भी 1962 की फ़ौज नहीं है, वो भी काफ़ी उन्होंने भी बहुत ज़्यादा एसेट अख्तियार किए हैं, और उनके पास मिलिट्री एसेट्स भी ज़्यादा हैं, और मिलिट्री साजो सामान भी कहीं ज़्यादा है, और उनकी फ़ौज का साइज़ भी बड़ा है। लेकिन जब इसको आंकते हैं तो इसको आंकने में थोड़ा विश्लेषण करना पड़ता है। चीन की फ़ौज बड़ी है, लेकिन उनका एरिया भी बड़ा है, उनके बॉर्डर्स भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं, उनके ज़मीनी बॉर्डर भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं, और उनके समुद्री बॉर्डर भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं।
तो उसको ये फौज जो है वो हर जगह लगानी पड़ती है। उनके अंदर भी काफ़ी तकलीफ है, चाहे शिनजियांग ले लीजिए, चाहे तिब्बत ले लीजिए, चाहे अभी हांगकांग भी नया शुरू हो गया है। इंटरनल सिक्योरिटी में सबसे ज़्यादा बजट वर्ल्ड में चीन का है, तो उधर भी वो उन्हें देखना पड़ता है। तीसरी बात, चीन की फौज एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की फौज है, हिंदुस्तान की फौज भारत देश की फौज है, और देश की फौज के लिए, देश की धरती के लिए जब सिपाही लड़ता है उसका जज्बा कुछ और होता है। चीन की फौज में जो है वो हान चाइनीज़ हैं। हान जो हैं वो तिब्बत को बिलोंग नहीं करते, उनको तिब्बत की ज़मीन से इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत नहीं है, तो वो किसी और की लड़ाई में और किसी और की ज़मीन को बचाने के लिए जो उनकी अंदर जो जज्बा होना चाहिए वो इतना कोई ख़ास नज़र नहीं आता है, और ना ही वो हाई ऑल्टीट्यूड में नॉर्मली रहते हैं। तो अब ज़रूर उनको ज़बरदस्ती धक्का दे के आगे भेजा गया है कि आप जाइए, और अभी एक बार तो उन्होंने अतिक्रमण कर दिया, अब तो पूरी LAC जो है वो खाली हो गई, कहीं पे भी भारत की तरफ से रिस्पांस आ सकता है, तो अब वो ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं, देखते हैं कब तक बैठते हैं। एक बात। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि भारत की फ़ौज लड़ाई लड़ते लड़ते बहुत तरीके से सक्षम हो गई। चीन की फ़ौज ने 1962 के बाद में कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी। जब जब वो किसी फ़ौज के सामने गए हैं उसने मुंह की खाई। तो कॉम्बैट एक्सपीरियंस जो है वो चीन की फ़ौज का बहुत कम है। अब बात आती है उनके साजो सामान की। कहने को तो बहुत कुछ है जी, हमारे पास 5th जनरेशन फाइटर है, हमारा ये गन है, वो गन है, वगैरह वगैरह, लेकिन टेक्नोलॉजी जो उन्होंने ली है वो चोरी कर कर के ली है। उनके जो साजो सामान है वो अभी टेस्ट होने के लिए बाकी है। अभी पूरे वर्ल्ड में उनका टेस्ट नहीं हुआ है, और जब वो टेस्टिंग होगी, वो लड़ाई की टेस्टिंग थोड़ी अलग होती है, और वही चीज़ उनकी फ़ौज का है। फ़ौज जब एक बार लड़ाई में हिस्सा लेगी तब पता चलेगा कि वो कितने पानी में है। तो फ़र्क बहुत दोनों साइड है। जहाँ तक तैयारी का सवाल है, हर भारत की फ़ौज पूरी तरीके से सक्षम भी है, तैयार भी है, और तैयारियाँ और होती रहती हैं। जब कहा जाता है, कई बार जो जर्नलिस्ट हैं वो पूछते हैं क्या हमारी फ़ौज पूरी तरीके से तैयार है। वर्ल्ड में कोई भी फ़ौज कभी भी पूरी तरीके से तैयार नहीं होती है, हमेशा तैयारी बढ़ती रहती है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जब भी फ़ौज लड़ने जाती है, अपनी मर्जी से कभी लड़ने नहीं जाती है। फ़ौज तब लड़ने जाती है जब देश के पास में सारी ऑप्शंस ख़त्म हो जाती है और लड़ाई देश के ऊपर थोपी जाती है। और हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन हम अपनी जो ज़मीन है उससे, और जो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उससे कोई समझौता भी नहीं करेंगे। तो इन सब दोनों चीज़ों को अगर आप देखें तो जब भी लड़ाई होगी फ़ौज को हमेशा तैयार रहना है, और तैयार है। तो जब भी लड़ाई होगी, जितना साजो सामान हमारे पास होगा हम उससे लड़ेंगे। नया नया सामान आ रहा है वो बहुत अच्छी बात है, एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है वो भी बहुत अच्छी बात है, मदद करता है वो। लेकिन भारत की फ़ौज का हौसला वो बरकरार है, और जो भी जब भी जैसी सिचुएशन आएगी हम उसी में लड़ने को तैयार हैं। सर, काफ़ी बार ये देखने को मिलता है कि मीडिया में और सोशल प्लेटफॉर्म्स में कि हमारे पास कितनी सेनाएं हैं, कितने टैंक हैं, कितने सैनिक हैं, राफेल कहाँ हैं। आपको नहीं लगता है कि गोपनीयता और सुरक्षा की दृष्टि से ये हमारे लिए अनुचित है? कौशिक, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अक्सर मीडिया में बहुत बातें होती हैं इस बारे में कि भाई पूरे ऑपरेशनल प्लान के मुताबिक लोग डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, सैंड मॉडल बना के लोग डिस्कस करने की बात शुरू कर देते हैं, और कई कई जगहों के नाम लेना शुरू कर देते हैं, कई कई लोगों के नाम लेना शुरू कर देते हैं। जो इन्फॉर्मेशन ओपन डोमेन में है, जो पूरे सामने पब्लिश हो चुकी है, जैसे लड़ाई के सामान की बात है। अब राफेल विमान के बारे में पूरे वर्ल्ड को मालूम है कि क्या है राफेल विमान। कुछ जैसे टैंक बन रहे हैं उसके बारे में पूरे वर्ल्ड को मालूम होता है। ये स्पेसिफिकेशंस जो हैं ये इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं। तो इसके ऊपर अगर कोई बात करता है उसमें कोई मेरे विचार से बुराई नहीं है। उसी मुताबिक कोई भी एनालिस्ट अगर अपने विचार रखता है कि जो सिचुएशन है उसका अपना एक तरीके से विश्लेषण करता है, उसमें भी कोई विशेष बुराई नहीं है। लेकिन अगर वो ऑपरेशनल बातचीत का इस्तेमाल करता है और ऑपरेशन में जो चीज़ें छुपी हुई हैं
या जो चीज़ें डिक्लेयर नहीं होनी चाहिए उसके बारे में बात करता है, तो वो मेरे विचार से गैर जिम्मेदाराना है। उसी मुताबिक बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे डिफेंस स्पीकर्स भी काफ़ी बात करते हैं। एक रूल होता है कि जो भी चीज़ जिसके बारे में आप नौकरी के टाइम में जानकार थे और जो आपकी जानकारी उस चीज़ के ऊपर है, इसलिए क्योंकि आप उस अपॉइंटमेंट में थे, उसको आप कभी भी जाहिर नहीं कर सकते। तो वो जाहिर करना जो है वो मेरे विचार से एक तरीके से गैर जिम्मेदाराना माना जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से काफ़ी हद तक डिस्कस होती है, मेरे विचार से काफ़ी सारे मोस्टली मीडिया हाउस इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं, और जब फौज भी इसका विशेष ध्यान रखती है कि जिस इलाके में उन्हें नहीं जाना चाहिए वहाँ पे वो रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। जितना सामान उन्हें बताना चाहिए, जितनी चीज़ उन्हें बतानी चाहिए, प्रेस रिलीज भी उसी मुताबिक बताई जाती है। उसके बाद में उसका इंटरप्रिटेशन कोई भी एनालिस्ट करता रहे, वो फौज की चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन पॉलिसी के मुताबिक जो चीज़ रिलीज़ होनी चाहिए उतनी ही चीज़ रिलीज़ होनी चाहिए, और जहाँ पर आर्मी बता देती है कि भाई ये चीज़ डिस्कस नहीं होनी चाहिए, वो मेरे विचार से जब फौजें ये बताती हैं कि ये चीज़ डिस्कस नहीं होनी चाहिए, उसमें हालांकि पॉलिटिशियंस बहुत जोर लगाते रहते हैं, विपक्षी पार्टियाँ ये वो सब, और कई लोग जो हैं जो इंडिविजुअल अपने आप को बहुत समझते हैं कि नहीं हम इसके बारे में विश्लेषण करेंगे, तो अपनी अपनी तरफ से कई चीज़ें लगाते रहते हैं। लेकिन उसको मेरे विचार से ना हमारा एडवर्सरीज उसको सीरियसली लेते हैं और ना ही देश वाले सीरियसली लेते हैं। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है और ऑथेंटिक विश्लेषण जो है वो ओपन सोर्स से मेरे विचार से काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं, और ओपन सोर्स का डिस्कशन जो है वही मीडिया के ऊपर मेरे विचार से डिस्कशन होना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हम किस तरह से आत्मनिर्भर बन सकते हैं? किसी भी देश के लिए जो एक बड़ी पावर के तरफ जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी है कि डिफेंस प्रोडक्शन में वो आत्मनिर्भर हो। भारत भी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि आज भारत वर्ल्ड में जो बाहर से लड़ाई का साजो सामान खरीदा जाता है उसमें नंबर 2 के स्थान पे आता है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। और आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो है कि हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट वो काफ़ी आगे होना चाहिए। अब क्या हुआ कि जब हम लोग आज़ाद हुए थे, अंग्रेज़ों ने जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग थी वो इंडिया में शिफ्ट नहीं की थी, वो अक्सर यूरोप में ही रही थी। और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पैसा भी है, ये एक प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है। अब जब हम आज़ाद हुए, मैन्युफैक्चरिंग थी नहीं, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई, इसलिए अभी हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। इसलिए डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए जो जब रिसर्च और डेवलपमेंट की जाती है वो बहुत महंगी है। हमेशा बोला जाता है कि मेक इन इंडिया होना चाहिए और प्राइवेट प्लेयर और प्राइवेट कंपनियों को योगदान देना चाहिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। मेक इन इंडिया की कॉन्सेप्ट भी आई, हमारे प्रधानमंत्री ने भी काफ़ी जोर लगाया इसके ऊपर, लेकिन ये पूरी तरीके से शुरू में सक्सीड नहीं हुई। कारण ये है कि क्योंकि ये रिसर्च डेवलपमेंट महंगा है और किसी भी बिना फिक्स्ड ऑर्डर के कोई भी प्राइवेट कंपनी उतना पैसा रिसर्च डेवलपमेंट में नहीं डाल सकती। इसलिए ये ज़रूरत है कि प्राइवेट और डिफेंस की कंपनियां ये दोनों आपस में कोलैबोरेट करें, और जो डिफेंस रिसर्च है वो प्राइवेट कंपनियों के साथ शेयर की जाए, वो भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो अब डेवलपमेंट हो रहे हैं और अभी जिस हिसाब से नीतियाँ बन रही हैं वो बहुत इसको फेवर करती हैं कि हम सेल्फ रिलायंट हो पाएंगे। मिसाल के तौर पे अभी ये खोला गया है कि जो भारतीय कंपनियां हैं वो बाहर की कंपनियों के साथ कोलैबोरेट कर सकती हैं। डिफेंस में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको 49% से लेके 74% पे ले जाया गया है। अब क्या है कि यहाँ की कंपनी बाहर की कंपनी जिसके पास रिसर्च और डेवलपमेंट ऑलरेडी डेवलप हो रखा है उसके साथ कोलैबोरेट करे और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करे। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तो टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगी, एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, एक्सपर्टीज़ भी बढ़ेगी, और एक वक्त में हम लोग खुद उसे बनाने लगेंगे। दूसरी बात यह है कि अब जितने भी डिफेंस परचेजेस होते हैं उसमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। और जो नए डेवलपमेंट किए जा रहे हैं
कि सबसे पहले अभी जो चीज़ें लो टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट है जो हम अपने आप बना सकते हैं, ऐसी एक लिस्ट बनाई गई है। पहले एक 101 आइटमों की लिस्ट बनाई गई थी। अब ये लिस्ट में, और ये लिस्ट बढ़ भी सकती है। इस लिस्ट में क्या है कि ये आइटम जो हैं, जो लगता है कि हमारी इंडस्ट्री बना पाएगी और हमारी जो DRDO और बाकी जो हमारे रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट हैं, ये उनकी मदद करके बनवा पाएंगे इंडिया में, तो उनको अभी एक्सपोर्ट लिस्ट से आउट कर दिया गया है कि उनका एक्सपोर्ट नहीं होगा। और ये एक कंपल्शन भी है हमारी इंडस्ट्री के ऊपर कि भाई आप इसको बना सके। तो अब इस किस्म की नीतियाँ आएंगी। फिर और नीति है कि थोड़ा कंसेशन भी दिया गया है। और एक है इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड, डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड, उसको जो हमारा इक्विपमेंट है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी खरीदने में, और जो बाहर से खरीदना है उसको लास्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। इस किस्म की भी पॉलिसी बन रही है। तो ये सारी पॉलिसियाँ मिला के जो भारत की आत्मनिर्भरता है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में आएगा और हमारी ये कीमत बढ़ेगी, तो हम अगर इसको जब बनाते हैं, ना सिर्फ हम आत्मनिर्भर होंगे, हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बड़े बड़े देशों में मैक्सिमम पैसा डिफेंस इंडस्ट्री से आता है, कमाया जाता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम ये बनाएंगे तो हमारे आसपास के जितने कंट्रीज़ हैं उनको हम ये आर्म्स और एमुनिशन जो हम बनाते हैं उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इससे हमें बहुत ही पैसे की कमी जो है वो भी दूर हो सकती है। तो इकोनॉमी भी हमारी उसमें काफ़ी डेवलप कर सकती है। तो मेरे विचार से ये सही कदम है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे अच्छे स्टेप्स उठाए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे कुछ समय में हम आत्मनिर्भर हो पाएंगे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। एक सवाल और जानना चाहूँगी कि लद्दाख एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस है जहाँ पर लोगों की जीविका का जो मुख्य प्रमुख जो साधन है वो टूरिज़्म है। तो अभी सर हमने देखा कि एक तो कोरोना से स्थिति प्रभावित हुई और अब भारत और चीन के मध्य जो एक द्वंद्व है उसके कारण भी स्थिति प्रभावित हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि भविष्य में ये स्थिति नॉर्मल हो पाएगी? कौशिकी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि लद्दाख में जो टूरिज़्म है उसको फ़र्क तो नहीं पड़ेगा जो अभी के हालात चल रहे हैं। मेरे विचार से अगर आप जो अभी के हालात देखें तो ज़्यादातर डेवलपमेंट लेह से बहुत दूर हो रहे हैं। टूरिज़्म लेह के आसपास ज़्यादा है। सिर्फ जो पेंगोंग त्सो लेक है वहाँ पे भी कुछ जगह पर टूरिस्ट को जाने की इजाज़त थी ही, सिर्फ वहीं पर रेस्ट्रिक्ट किया गया है। मुझे नहीं लगता कि लेह में कहीं किसी जगह पे रेस्ट्रिक्ट किया गया है। और उसी मुताबिक बाकी जो एरिया हैं, चाहे वो कुमाऊँ का एरिया है, चाहे वो बद्रीनाथ का एरिया है, चाहे वो ये सारे जितने भी कुमाऊँ, गढ़वाल, इन पे जितने भी बॉर्डर के नज़दीक के एरिया हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई रेस्ट्रिक्शन बनाई गई है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इतना फ़र्क इमीडिएटली नहीं पड़ना चाहिए। और अभी हम लड़ाई शुरू नहीं हुई है, ना ही हम लड़ाई की हालत में हैं, ना ही कोई लड़ाई चाहता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हम इस पोजीशन पर हैं कि हम किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। और अगर वो सिचुएशन लड़ाई की हालत में तब्दील होती है, अगर हमारे ऊपर लड़ाई थोपी जाती है, तब लड़ाई होगी। और ये टूरिज़्म की जो मूवमेंट्स हैं, ये मुझे नहीं लगता कि तब अभी इनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस हैं। सिर्फ एक पेंगोंग त्सो लेक के छोड़कर मुझे तो नहीं याद आता कि कहीं पे इस समय कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है टूरिज़्म पे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए अतिथि उवाच कौशिकी के साथ।